सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से कि जिस तरह से गज़ा पर बमबारी की जा रही है और गज़ा के हवाले से ख़बरें हैं, लेकिन ये मामला आज का नहीं है, अभी का नहीं है। ये मामला है 1946 से लेकर आज तक कि फ़लस्तीनियों को उनके अपने वतन में महदूद किया गया और फिर लाकर जूश को वहाँ आबाद किया गया और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेटर इसराइल बनाया जाता रहा। अभी हालिया जो हमला किया गया, हालिया अपने दिफा के लिए जो कोशिश की गई हमास की जानिब से, उस पर भी अब बाकायदा हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न मीडिया उन्हें दहशतगर्द बनाकर पेश कर रहा है। एक जानिब अमरीका इसराइल के साथ आकर खड़ा हुआ है और दूसरी जानिब फ़लस्तीन का जो फ़लस्तीनी हैं उनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ बयानात की हद तक मुस्लिम ममालिक हो, OIC हो, अरब लीग हो, वो नज़र आते हैं। तो अब जो हमास के अपने मुजाहिदीन हैं, हुर्रियत पसंद हैं, वो खुद ये फैसला कर चुके हैं कि आसमां जलती ज़मीन पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, लेके हाथों में सदाकत के अलम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे। आज हम फ़लस्तीन के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त गज़ा में वहशियाना बमबारी और कत्लेआम इसराइल की जानिब से जो जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तर्जुमान इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुर्रहमान मतर साहब, फ़लस्तीनी हैं लेकिन पाकिस्तान में एक तवील अरसे से हमारे साथ जर्नलिज्म में मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम में पहले भी तशरीफ़ लाते रहते हैं। अब्दुर्रहमान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके पास इत्तलात हैं, वहाँ क्या सिचुएशन इस वक्त है कि जो इसराइल की बमबारी जारी है, फिर जो उसको सपोर्ट मिल रही है? बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, और आपका इंट्रो भी बहुत शानदार है और बहुत वजाहत के साथ आपने इशू को पेश किया गया। पिछले 6 दिन से और 5 रात से इजराइल आर्मी की तरफ से बुज़दिल बमबारी जारी है, जो इसका नतीजा तकरीबन 1350 शहादत हुआ गज़ा के अंदर है और तकरीबन 6100 जख्मी हैं। 1000 से ज्यादा घर या बिल्डिंग इमारत को उन्होंने गिरा दिया इस बमबारी की वजह से हैं। और उन्होंने यूनाइटेड नेशन का भी आमला, तकरीबन 12 यूनाइटेड नेशन आमला है भी इस वक्त शहीद हो गया, गज़ा के अंदर हैं। और सूरत हाल तो बहुत खींची है। उन्होंने पिछले 6 दिन और 5 रात से पानी बंद किया गया, बिजली बंद किया गया, खुराक की सप्लाई बंद किया गया। यूनाइटेड नेशन और इनकी WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। इनकी जो अपनी स्टॉक हैं गज़ा के अंदर, जो ऑलरेडी ये स्टॉक मौजूद है फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज के लिए, महाजरीन के लिए, वो तकरीबन 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के लिए काफी है। और इनकी एस्टिमेशन के मुताबिक है जो प्राइवेट स्टोर्स में जो भी खुराक इस वक्त मौजूद है गज़ा के अंदर, इनकी एस्टिमेशन के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 हफ्ते के लिए काफी है। सिचुएशन बहुत ही खराब है, लेकिन जैसे आपके इंट्रो में आया और जैसे आपने खुद इकबाल भाई आपने वजाहत मज़ीद किताब में आपने इशू पेश किया गया, पिछले 75 साल से ये चीज हो रहा है। और ये जो फिदाई हमला या जो मुजाहिदीन या फ्रीडम फाइटर जो आप उसको सबक देना चाहता है, वो 4th जनरेशन है ऑफ द रेफ्यूजीज है, 4th जनरेशन है। लोग तो इतना तंग हो गए पिछले 75 साल से, इनकी खुद इस सिचुएशन में है, रिफ्यूजीज कैंप के अंदर है और यूनाइटेड नेशन की तरफ से करारदाद पेश हुआ बहुत ज्यादा, एक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा, यूरोपियन यूनियन इजराइल को सपोर्ट कर रहा, हम अरब है और बाकी हमारा मुसलमान भाई सब खामोश है, तमाशा देख रहा है। तो लोग ने ये डिसाइड किया जैसे आपके इंटरव्यू में आया, बस इट्स इनफ। बिल्कुल
तो यही सिचुएशन है। नज़ीर लगारी साहब, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकन सपोर्ट जो है वो इसराइल को आ रही है और हम मजम्मती करारदादें पेश कर रहे हैं। पूरी यूरोप की सपोर्ट मिल रही है इसराइल को और वो इस वक्त शदीद बमबारी करके बच्चों, ख़वातीन तक को शहीद कर रहा है और हम करारदादें पेश करते नज़र आ रहे हैं। इससे आगे क्या है? वो इतना बड़ा अरब लीग, इतनी बड़ी OIC, मुस्लिम ममालिक और सिचुएशन सामने क्यों? बात यह है कि जो कुछ हो रहा है इसको हम गिनते हैं 75-76 साल से, ये 103 साल से ऐसा हो रहा है जी। पहली आलमी जंग के खात्मे के साथ ही मंसूबा ये पहले से इस पर अमल दरामद होना शुरू हो गया था और 1 मार्च 1920 को 103 साल पहले जो है फ़लस्तीन को निशाना बनाने का अमल शुरू हो गया था। खाफा के हंगामे और उसके बाद जो है यहाँ बैतुल मक़दस में, यरूशलेम में जो छुरियाँ मारने की वारदातें हुई थी, यहाँ से बड़े वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ था। ये 1920 और 1921 के वाक़यात हैं, 102 साल पहले, 101 साल पहले, 103 साल पहले के वाक़यात हैं। और ये मंसूबा ये था, खित्ता जो है ये फ़लस्तीन का, इस खित्ते पर कब्ज़ा करके एक सिहूनी हुकूमत कायम करने का। ये इसराइली हुकूमत नहीं है, ये सिहूनी हुकूमत है। और ज़ियोनिस्ट जो हैं वो एक ख़ास अज़ाइम के साथ, ख़ास किस्म के अज़ाइम के साथ इस मुल्क पर आए हैं और आलमी साम्राज्य ने पूरे मंसूबे के साथ यहाँ पर कब्ज़ा किया। वो खिलाफत उस्मानिया के साथ जो होना था वो उन्होंने किया। फिर जिस तरह से टुकड़े टुकड़े किया गया, फिर वहाँ जो अरब नेशनलिज्म का नाम लिया गया, हम जिसको अरब लीग अब भी कहते हैं, तो इस अरब नेशनलिज्म ने क्या किया है अब तक? कौन सी ऐसा कारनामा अंजाम दिया हम कहें कि जनाब ये काम तो हम इन्होंने कमाल का किया था? और फिर फ़लस्तीन की लीडरशिप जिस कंसिस्टेंसी के साथ, जिस तसलसल के साथ, जिस जाँफशानी के साथ, जिस अपनी धरती के साथ मोहब्बत के साथ और इतने तवील जंग लड़ी है, ये नस्लों की जंग है। इस वक्त जो है फ़लस्तीनियों की 5वीं 6ठी नस्ल जो है वो इस जंग का सामना कर रही है, तबाही और बर्बादी का सामना कर रही है, जो आलमी साम्राज्य के साए तले ये सिहूनी हुकूमत जो है वो बर्बरियत कर रही है, वो वहशियाना दरिंदगी का मुजाहरा कर रही है। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले क्या क्या कितने कितने बड़े वाक़यात हुए। गरब उर्दून में जिस तरह से इन्होंने अपनी आबादकारी की है उसका हिसाब किताब लगाएं कि क्या हुआ। फिर जॉर्डन में, अपना लबनान में जिस तरह से कैंपों के अंदर कयामत मचाई थी इन्होंने, गरब उर्दून में कयामत मचाई थी। और उसके 10 साल के बाद, 11 साल के बाद फिर ये इन्होंने साबरा और शीतला के कैंपों में जो बर्बादी और तबाही मचाई थी और इंसानी लाशें पड़ी हुई थी और इंसानी जिस्मों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और बाकायदा बिल्डोज किया गया था और इंसानों की कोई तफरीक नहीं की गई थी। वो तो आए थे कि यासिर अरफात की फौज का घेरा डालकर वो करेंगे। जो बशीर जमाल का कत्ल हुआ और उसके बाद इन्होंने बहाना बनाया था, और कत्ल भी इसराइल ने किया था और इसराइल ने ही कत्ल किया था। शरून घर में सो रहा था, उसको पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये ड्रामा था सब। शरून उसके पीछे था, शैतान के तौर पर वो काम कर रहा था और उसने लबनान में तबाही मचा दी थी और इन कैंपों के अंदर बर्बादी की थी। वहाँ वो जो बच्ची शायरा रफीफ ज़ियादा जो है, जिस तरह से वहाँ उठी है अपनी माँ और बाप की लाश के नीचे से उठकर, उसने जिस तबाही को देखा है, जिस बर्बादी को देखा है, बाद में उसकी पूरी शायरी भरी हुई है इस सारी तबाही के ऊपर, इस सारी बर्बादी के ऊपर। हम ये देखते हैं कि फ़लस्तीनियों का तसलसल है। मुफ्ती आज़म थे अमीनुल हुसैनी, वो कुछ भी करते रहे, लेकिन एडवर्ड साइद, जहाज अब्बास, यासिर अरफात, लैला खालिद, फिदवा तौकान की शायरी, वो शायरी लड़ती रही है। फिदवा तौकान का भाई जो है वो जाकर वज़ीर आज़म बनता है उर्दून का, लेकिन वो अपनी बस्ती में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर के अंदर रहते हुए वो मुज़ाहमत करती रही और शायरी करती रही मुसलसल। आप ऐसे अरब शायरों को देखें जिनने अपनी शायरी से मुज़ाहमत की, जिनने अपने कलम से मुज़ाहमत की, और उन जांबाजों ने जिनने अपनी जान दी है अपनी धरती के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपने वतन के लिए, अपने फ़लस्तीन के लिए। जगह जगह पर आपको वो यादगारें नजर आ जाएंगी। वहाँ फ़लस्तीनी हों या बाकी अक़वाम हों
इस वक्त अरब में, पाकिस्तान में, वो फ़लस्तीन की सपोर्ट में होते हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान, एक चीज़ जो हम ये देखते हैं, पूरी दुनिया से एक्सपेक्टेशंस तो हमें उस तरह नज़र नहीं आ रहे। मैं हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, हमें अरब कंट्रीज से भी उस तरह की सपोर्ट और कंडीशंस नज़र नहीं आ रही। तो अगले आने वाले वक्त में कब तक ये जंग की सिचुएशन होगी, होगा क्या, आपका क्या तज्जिया कहता है? मेरा ख्याल जो आजकल जो हो रहा है, एज इफ इट इज यू नो, आप जैसा इज्तिमाई फिदाई हमला नहीं होता, इसी तरह मुझे लग रहा है। और जैसा इजराइल का रिएक्शन है, जैसा उन्होंने ऐलान किया गया, भाई हमने मुकम्मल हमास को खत्म करना चाहता है, तो मुझे ये लग रहा है जैसा ये आप गजा का 362 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसके अंदर 23 लाख आबादी है, और जो इसी तरह शदीद बमबारी हो रहा है, मेरा ख्याल एज इजराइल ये करना चाहता है, गजा को मुकम्मल खाली करेंगे। इसके साथ साथ है, हमारा आंखों के सामने है अमेरिकन का वॉरशिप कैरियर पहुंचा, और दूसरा पहुंचने वाला है 2 हफ्ता के अंदर अंदर है। अमेरिका ने ऐलान किया गया, उन्होंने $8 अरब को ब्लेस किया गया इजराइल को सपोर्ट करने में, इस हमला में। तो मुझे ये लग रहा है जैसा एज मतलब ये अमेरिका चाहता है स्टेबिलिटी को इम्पोज करे, इनकी सोच के मुताबिक है, जो उनके नतीजे में ये भी हो सकता मशरिक वस्ता का नक्शा बदल हो जाए। बिल्कुल, ये मशरिक वस्ता का नक्शा बदलने का मामला, चंद दिन पहले लगारी साहब एक बात हुई थी जो अमेरिका से निकली कि जनाब फ़लस्तीन का मसला हल हो चुका है, और फिर अरब कंट्रीज़ के साथ मामलात जो है वो चल रहे थे। लेकिन अमेरिका के हमने इराक में भी, अफ़गानिस्तान में भी $ट्रिलियन लगा कर भी जो सिचुएशन है वो वैसी की वैसी, इस तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकते, ना हमास को, ना फ़लस्तीन के बच्चों को, ना शायरों को, ना वहाँ के जंगजुओं को, किसी को ख़त्म ऐसे तो नहीं किया जा सकेगा। मैं समझता हूँ कहाँ हैं वो सारे के सारे लोग जिन लोगों ने इस सारे अमल में हिस्सा लिया था, कैंप डेविड मुज़ाकरात करने वाले, और कैंप डेविड में बैठकर ये कहने वाले कि जनाब हमने इस मसले का हल तलाश कर लिया है, और उस साल के उन्होंने अपने आप को समझाता कि वो हकदार हैं नोबेल प्राइज़ के, और नोबेल प्राइज़ लेने वाले थे। क्या बेगन या सरफात अपनी कब्र में चले गए, इस दुनिया से उठ गए हैं, और वो जो इसराइली वज़ीर आज़म था वो भी, और उस वक्त जो अमेरिका के वो बने थे सहूलतकार दरमियान में आए थे, उससे पहले अनवार सादात के साथ मुआहदा किया गया था, फिर यासिर अराफात के साथ मुज़ाकरात किए गए। लेकिन क्या हुआ, आपने एक फ़लस्तीनियन अथॉरिटी बनाई थी, उसकी क्या हैसियत है, वो क्या चीज़ है? गजा में आज तक गजा में वज़ीर आज़म इस्माइल हाइना होता है तो उसकी कहाँ है, उसकी अमलदारी कहाँ है, वो कानूनी हुकूमत कहाँ है? आज तक लगारी साहब जो है वो वहाँ पर कुछ चीज़ उस तरह से नज़र ही नहीं आ रही। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो फ़लस्तीनी हैं, जिनके आज भी बच्चे जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, फ़लस्तीनियों के सर भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो सादुल्ला शाह साहब का एक शेर याद आ रहा है कि मेरे दोस्त देख मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुर्रहमान मत्तर, आपका बहुत शुक्रिया, फ़लस्तीन की सिचुएशन आप हमें बता रहे थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि पहली बार पूरे मुल्क में तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियां इस वक्त एक ऑपरेशन कर रही हैं, और वो ऑपरेशन ये है कि जो नादहिंदगान हैं, जो बिजली चोर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और एक तो वाजिबात की वसूली है, उन पर जुर्माने किए जा रहे हैं, बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ये तमाम तर अमल है, क्योंकि बिजली एक तरफ तो महंगी, दूसरी तरफ बिजली चोरी के हवाले से इतना नुकसान हो रहा है इन डिस्कॉस कंपनीज़ को, और वो नुकसान फिर आता है एक आम सारिफ पर, जिसको महंगी बिजली की सूरत में भुगतना पड़ता है। लेकिन इस वक्त जो तमाम डिस्कॉस कंपनीज़ हैं उनमें काम हो रहा है, वहाँ पर रिकवरीज करने की कोशिश हो रही है, बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम हो रहे हैं, लेकिन इनमें मुश्किलात भी आ रही हैं, मसाइल भी। हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सेप्को चीफ सईद अहमद दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया सईद साहब आपके वक्त का। सर, सेप्को कंपनी बुनियादी तौर पर अंदरून सिंध में काम कर रही है शक्कर के साथ साथ, लेकिन आपके कुछ ऐसे अजला हैं जैसे कश्मोर है, घोटकी है, शिकारपुर है, कच्चे के कुछ इलाके हैं जहाँ पर तो उर्फ़े आम में डाकू भी बहुत ज़्यादा हैं,
अब वहाँ पर इतनी दूर दराज पहुँचना आप लोगों के लिए, इस वक्त ऑपरेशन करना, किस किस्म की मुश्किलात हो रही हैं, पहले तो ये बताइएगा। जी बिल्कुल, साहब ने सही फरमाया कि हमारे से हैं जहाँ पे लैंड रिस्ट्रिक्शन क्रिटिकल है, और आजकल वहाँ पे रेंजर्स का ऑपरेशन भी चल रहा है। और पहले तो ये कश्मीर और शिकारपुर से आगे बड़ा दिन को भी बड़ा सेफ नहीं थे, तो अभी हालात बेहतर हो रहे हैं क्योंकि सेप्को में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और अक्रॉस द बोर्ड हम, लेकिन डिस्ट्रिक्ट 3 सेंसिटिव हैं। सिर्फ अर्बन एरिया में ही फोकस किया हुआ है, हम रूरल एरिया नहीं दे रहे ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए वहाँ पे। असल में वहाँ पे पुलिस भी अभी इस वक्त जो है वो सेफ नहीं है। और बाकी जो हमारे और अजला हैं उसमें बिल्कुल फुल स्विंग के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें 10 अजला आते हैं, वो सिंध के अपर सिंध के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें। ये बड़ा बहरहाल एक अहम पॉइंट आपने बताया, जो है कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रेंजर्स का भी ऑपरेशन चल रहा है तो थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा मामलात मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन बाकी अजला में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहाँ चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल यहाँ वो ये बनता है कि इन अजला में पूरी डेस्को जो आपकी सेप्को है, इसके अंदर कितने वाजिबात सईद साहब वो लोगों की तरफ हैं, वाजिबुल अदा हैं, और कितनी आपने अब तक की रिकवरी की है? देखिए, हमारे सेप्को में जो वाजबात हैं वो 177 अरब रुपए के वाजबात हैं लोगों में सेक्टर में। और कंपेन हमने स्टार्ट की है तो उसमें 1 अरब हमने डिफॉल्टर से और जो थे उनसे रिकवरी कराई है। अच्छा, तो सईद साहब ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, 170 अरब रुपए के वाजिबात आपके सिर्फ सेप्को के हैं, तो ये ऑपरेशन तो अब शुरू हुआ, तो पहले ये वाजिबात के लिए क्यों नहीं कोशिशें हो रही थी? तो बड़ा लंबा चौड़ा लॉस है, तो पहले आप नहीं कर रहे थे इस पे काम? देख थी क्योंकि हमारे पास कोई फोर्स नहीं था उस वक्त, ना इंडिपेंडेंट पुलिस स्टेशन है ना मैजिस्ट्रेट थे। तो अब यहाँ पे ये सूरत हाल है कि गवर्नमेंट फुली सपोर्ट कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, वो सारे इदारे हैं। तो उस सूरत चल रहा है और लोगों से है उस पर भी कंट्रोल हो रहा है। हमने FIRs भी करवाई हैं और FIRs भी फ़ौरन हो जाती है, पहले नहीं होती थी। अच्छा, तो ये बड़ी मुश्किलात थी पुराने वक्त में कि इतनी सपोर्ट न होने की वजह से ये स्टकअप हो गया। और दूसरा ये कि कुदरती आफात भी आई थी पिछले साल, जैसे सैलाब आ गया तो सेप्को का एरिया जो है तकरीबन पूरा पानी के अंदर था, कर बड़ा मुश्किल था। उससे पहले कोविड था, तो उससे भी वो हो गया सारा ये अमाउंट जो है एरियर। सही। अच्छा सईद साहब, ये भी अब खबरें आई कि बिजली चोरी में बहुत से लोगों के साथ साथ जो वापडा के मुलाजमीन हैं, मुख्तलिफ डेस्कोस कंपनीज़ के मुलाजमीन हैं, वो भी शामिल होते हैं। तो क्या आपके मुलाजमीन के हवाले से भी कोई कार्रवाई हुई बिजली चोरी करने या बिजली चोरी करवाने के हवाले से? जी जी बिल्कुल, वो तो अभी बिल्कुल उनके खिलाफ भी है 25 अफसर जो हैं तो उनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हैं। उसके अलावा 42 के करीब हमारे एम्प्लॉइज़ जो इस ऑपरेशन के दौरान उनकी निशानदेही हुई है कि वो गलत कामों में इन्वॉल्व थे,
तो उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं हम, और उनको सस्पेंड किया गया फौरी तौर पे, उनको एक्शन ले रहे हैं। ऑपरेशन बाहर के ऑपरेशन। सही, बहुत शुक्रिया सईद अहमद दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ। और अब ये देखना है कि किस तरह से हमने कोशिश आज की है कि हेस्को चीफ जो हैं उनसे भी हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वो क्या काम कर रही है, उन्होंने हमसे वादा भी किया, हमारा जो टीम है वो वहाँ पर उनके दफ्तर में भी पहुँची, लेकिन वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। तो ये थोड़ी वादा खिलाफ़ी ठीक नहीं है। लोग आज बताना चाह रहे थे कि क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं है, तो ये भी बहरहाल मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब की वादा खिलाफ़ी बोल के साथ हुई है, और हम चाहेंगे कि वो यकीनी तौर पर आएँ और बताएँ कि अब क्या वो कर रहे हैं, और बिजली चोरों के हवाले से और रिकवरीज क्या हुआ। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा मामला है, और वो है इस वक्त जो कल फैसला आया उसके मुस्बरात क्या होंगे, असरात क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आपने प्रेडिक्शन की थी कुछ ऐसा ही होगा, 10/5 का फैसला आएगा, वो फैसला भी वैसा ही आ गया, लेकिन जो मामला दूसरा है उसमें अपील के हवाले से, तो माजी से अपील का मामला तो क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन का मामला भी क्लियर नहीं है, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? देखें, जहां तक अगले इलेक्शंस का ताल्लुक है उसमें तो इलेक्शन एक्ट में चूंकि तरमीम आ गई थी और उसमें वजाहत कर दी गई है कि मैक्सिमम जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल के लिए है, क्योंकि आइन में मैक्सिमम जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है 5 साल से ज्यादा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो वो जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उनकी ताहयात नाअहली थी, वो फैसला जो है उसका इतलाक नहीं होगा मियां नवाज शरीफ पे, क्योंकि वो 5 साल का जो कानून आ गया है उसके बाद वो फैसला जो है वो खत्म हो गया। लेकिन इरफान कादिर साहब, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तो वो 5 साल है, लेकिन ये माजी की मामलात हैं, तो आइन के अंदर तो इस तरह की इस फैसले के हवाले से कोई तशरीह नहीं है, तो फिर जो इस तशरीह पर सादा अक्सरियत वाला मामला जो इलेक्शन एक्ट का है वो फौकियत होगा, क्या होगा सर? हाँ, उन्होंने आइन की तशरीह नहीं की, उन्होंने आइन को रीराइट कर दिया, अपनी तरफ से नया आइन लिख दिया, उसको तशरीह नहीं कहते। और नया आइन जो है या लेजिस्लेशन का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान को है, और चूंकि इस तरह की कोई लेजिस्लेशन ही नहीं थी और उन्होंने कह दिया कि ये तो ताहयात नाअहली है, तो पार्लिमान इसीलिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उन्होंने वजाहत कर दी कि 5 साल से ज्यादा नाअहली किसी केस में नहीं होगी। अच्छा, एक और मामला इरफान कादिर साहब वो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस ने कुछ बेंचेस बनाए, उनके फैसले हुए, तो अब उन फैसलों का अब क्या होगा, उस पर क्या हो सकता है आगे चल के? देखें, वो जितने भी बेंचेस इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की वायलेशन में बनाए गए थे, वो सारे के सारे फैसले खत्म हो गए। तो सर, ये भी तो फुल कोर्ट जो है वो इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुअत्तली के दौरान ही बना है, तो फिर इस फुल कोर्ट का क्या हो? वो मुअत्तली भी गैर कानूनी हो गई। अच्छा, मुअत्तल कर ही नहीं सकते। अच्छा, ठीक, मुअत्तल नहीं कर सकते। सही। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब के वापसी के हवाले से, मियां नवाज शरीफ साहब के वापसी के प्रोग्राम बन रहा है, वापसी पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या उनकी कोई मामलात रिहाई का निकल सकता है? वो किसी भी अदालत से रजू कर सकते हैं। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहाँ पे अल अजीजिया के पेंडिंग है, उससे रजू कर सकते हैं, पहले रजू कर सकते हैं। अच्छा। और वहाँ पे उनको इजाजत मिल सकती है एक किस्म की प्रोटेक्टिव बेल के, ठीक है आप पाकिस्तान में आ जाएं, या सस्पेंशन भी सीख कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे नए फैक्ट्स भी आ गए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स जो इन्होंने खत्म किया था, वो भी चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वायलेशन में बना था, लिहाजा वो भी एक रेमेडी इनको अवेलेबल है, जहाँ पे एक मीनिंगफुल रिव्यू की रेमेडी इनको अवेलेबल हो जाएगी। तो तीसरा ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जहाँ से अंडरटेकिंग दी थी मियां शहबाज शरीफ ने, वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ से भी इनको अबूरी हुक्म मिल सकता है कि ठीक है आप आएँ और अपना ट्रायल जाके फेस करें। लेकिन इरफान कादिर साहब, यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब को सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, जमानत उनकी आमद से पहले भी हो सकती है? जमानत मेरे ख्याल पहले हो जाएगी उनकी, क्योंकि उनके खिलाफ जो केस है बहुत ही कमजोर रह गया। वो पनामा केस जो था वो बुनियाद बनी थी मियां साहब की कन्विक्शन की, और पनामा केस में बहुत से नए फैक्ट्स आ चुके हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स आ चुके हैं,
और उसके अलावा कंकरेंटली कुछ इलीगल चीजें हुई थी उसमें, जिसका तस्करा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मरियम बीबी का केस हो रहा था तो उसमें मैंने भी किया था। तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी बिल्कुल जमानत हो जाएगी और वो आराम से आ सकेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक जनरल ऑफ पाकिस्तान। और आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से। और कुछ खबर ये है कि पाकिस्तान में अब जर्नलिस्टों को वीज़े भी जारी कर दिए गए हैं इंडिया की जानिब से, और अब पाकिस्तान का मैच आगे आने वाला है और उस मैच पर ही सबकी नज़रें लगी हुई हैं। एजाज़ वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, तो फिर पाकिस्तान के वो स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो एक्रीडेशन था ICC का, अब वो इंडिया जा रहे हैं पाकिस्तान का मैच कवर करने के लिए। आप लोग कल पाकिस्तानी मीडिया जो है वो वाघा बॉर्डर पार करके इंडिया चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथियों को आज वीजे मिलना शुरू हो गए थे। कल एप्लीकेशन ली थी और आज भारतीय हाई कमीशन ने सिर्फ एक दिन के वक्फे के बाद वीजे जारी करना शुरू कर दिए हैं। और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने आप को अकेला नहीं फील करेगी। अगर पाकिस्तानी फैंस नहीं होंगे तो कम से कम प्रेस बॉक्स में और प्रैक्टिस पे और टीम होटल में पाकिस्तानी साथियों को देख के कम से कम पाकिस्तानी टीम अपने आप को तनहा नहीं महसूस करेगी। चलें, अब आप सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, लेकिन आम शहरियों के वीजे नहीं खोले गए क्या? इस हवाले से चेयरमैन PCB ज़का अशरफ ने कल लाहौर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी BCCI के जनरल सेक्रेटरी जय शाह साहब के साथ मुलाकात जो है वो कल होनी है, क्योंकि ज़का अशरफ भी आज रात को ट्रेवल कर रहे हैं अहमदाबाद के लिए। तो कोशिश तो की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि पाकिस्तानी फैंस को वीजे मिलें, लेकिन मुदस्सिर आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तानी फैंस को इंडिया वीजे देगा। लेकिन इंडिया के ऊपर ये प्रेशर तो रहेगा ICC की तरफ से भी, PCB की तरफ से भी, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बॉडीज भी डिमांड कर रही हैं कि फैंस को वीजे दें, क्योंकि जो होस्ट कंट्री होती है वो ये मुआहदे के ऊपर दस्तखत करती है कि उसने तमाम पार्टिसिपेंट कंट्रीज के फैंस को वीजे देने होते हैं। अब बर्डन उनकी तरफ है, अब देखते हैं कि ये कब मसला हल होता है। सही, लेकिन अहमदाबाद का स्टेडियम और उसमें बहुत बड़ा स्टेडियम है, आप और टीम यही लोग होंगे, तो इस असना में पाकिस्तानी टीम की एक कारकर्दगी हम देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ के मैच में इंडिया की परफॉर्मेंस और चीज़ें देखने में आई हैं, तो बड़ा टफ मैच होने वाला है। सपोर्ट होम ग्राउंड और होम क्राउड की इंडिया की तरफ रहेगी, पाकिस्तान पर कितना प्रेशर होगा? फिर देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तान के ऊपर गो के इंडिया के खिलाफ जब भी पाकिस्तान मैच खेलता है तो प्रेशर तो रहा है, और ये भी तारीख है कि वनडे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 1992 से लेकर अब तक पाकिस्तान इंडिया को किसी भी वर्ल्ड कप के वनडे मैच में नहीं हरा सका है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया को हराने में कामयाब हुआ, और ये प्रेशर हमने देखा है कि पाकिस्तानी टीम अब क्योंकि इंडिया के साथ यूज्ड हुआ है। 2022 में पाकिस्तान इंडिया के साथ 3 मैचेस खेला, अब भी पाकिस्तान 2 मैचेस इस 2023 में खेल चुका है एशिया कप में। लेकिन खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन सेट हो गया है। वो जो मिडिल ओवर के अंदर नवाज की और शादाब की बॉलिंग है, उसका आप देखते हैं कि कप्तान क्या फैसला करते हैं, क्या उसामा मीर को चांस देते हैं। बाकी हसन अली ने परफॉर्म करके दिखा दिया, हारिस रऊफ भी आपके एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं, उनको भी ड्रॉप करना गैर मुनासिब है, और क्योंकि आपके पास वसीम जूनियर ऑप्शन है। चलें, अब देखते हैं कि टीम जो है वो कौन सी होती है। हफ्ते का रोज़ होगा, सबसे बड़ा मैच वर्ल्ड कप की तारीख का, वो देखने में आएगा। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकरी, आप हैव अ सेफ जर्नी। आप जा रहे हैं और पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट विशेस हैं। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।